हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। वाइजैक का सेकेंड डे खत्म हो चुका है और क्या दिन था ये। यशस्वी जायसवाल ने जो किया है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने सोचा नहीं होगा कि 200 मारने के बाद भी कोई उनको ओवरशैडो कर जाएगा इंडिया की तरफ से, वो भी। और उस वो बंदे का नाम है जसप्रीत बुमराह, जो अब 4 कंट्रीज में 6 फॉर ले चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। और इंडिया में पहली बार 6 फॉर लिया जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, कपिल देव ने एक बार 9 विकेट लिए। तो रॉजर बिनी, ये नामों के साथ अब वो जुड़ गए हैं। और कुछ और भी बॉलर्स हैं, मैं सॉरी थोड़ा मिस आउट कर रहा हूँ, बट पहले तो मैं एक्चुअली आज का दिन का शुरुआत करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स हम वो यॉर्कर के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जेम्स एंडरसन। और आज जब दिन शुरू हुआ, दिन के पहले कल हम जब बात कर रहे थे, तो मेरा एंटिसिपेशन ये था कि यशस्वी जायसवाल ने जेम्स एंडरसन को कल बहुत रिस्पेक्ट दिया था। 41 बॉल्स में कुछ 6 रन बनाए थे, और आज वो कैसा खेलेंगे मुझे वो देखना था, टेल के साथ अगर वो खेलते हैं। और शुरू होते ही जेम्स एंडरसन न्यू बॉल ले लेते हैं और सेकेंड ओवर ऑफ द डे डालते हैं। और इंडिया कल 336 फॉर 6 थी, आज 60 रन ऐड करती है। जेम्स एंडरसन एट द एज ऑफ 41 ईयर्स के एज पे लगातार 1 घंटा बॉलिंग करते हैं। 1 घंटा कंटिन्यूअस 8 ओवर्स डाला जेम्स एंडरसन ने, और सिर्फ 17 रन दिए। कल उनका फिगर था 17 ओवर में 30 रन, आज था 25 ओवर में 47 रन। मतलब भाई ने इतना एक्यूरेट बॉलिंग किया है। दो का भी इकोनॉमी रेट नहीं है, हार्डली उसने कोई बाउंड्री बॉल डाली है। इतना एक्यूरेट बॉलिंग किया है, मतलब यार मजा आ गया उसकी बॉलिंग देख के। क्लाउडरसन क्लाउडरसन के नाम से उसको बहुत चिढ़ाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, लेकिन आज कोई क्लाउड नहीं था। और थोड़ा बहुत वाइजैक में मॉइस्चर जरूर रहता है, और उसका हेल्प लेके जेम्स एंडरसन ने जो बॉलिंग की है फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट आवर में 2 विकेट लिए अश्विन का और जायसवाल का। और अश्विन का विकेट जो था, मुझे लगता है वो जैफा था, जैफर। मतलब बहुत ही अच्छी अनटचेबल बॉल थी, लेकिन अश्विन एक्चुअली काफी अच्छा खेल रहे थे उस समय। मुझे लग रहा था वो यशस्वी से ज्यादा अच्छा हैंडल कर रहे थे जेम्स एंडरसन को। और ये एक अच्छे बैट्समैन का एक्चुअली वो होता है, जब वो ऐसी बॉल को एज कर देता है तो दैट मींस द बैट्समैन इज प्लेइंग वेरी वेल एंड ही सीइंग द बॉल वेरी वेल, क्योंकि वो बॉल अनटचेबल था। वॉबल सीम के मास्टर हैं जेम्स एंडरसन। जब उनको लग रहा था पिच में कोई मूवमेंट नहीं है, कन्वेंशनल स्विंग नहीं होगा, तो वो वॉबल सीम का सहारा लेके थोड़ा सा मतलब क्रॉस सीम जो डालते हैं, और वो वॉबल होके सीम पे ही पड़ती है बॉल, और उससे थोड़ा मूवमेंट होता है। उस चीज की मास्टरी दिखाई मतलब जेम्स एंडरसन ने, और बहुत मजा आया मुझे उनकी बॉलिंग देख के। स्पेशली उन्होंने यशस्वी जायसवाल को जैसे ललचाया और उनको चैलेंज किया। तो वो थोड़ा नाखुश थे जब अश्विन उसी एंड पे खड़े होके, मतलब अंपायर के काफी पास खड़े हो रहे थे, तो ही वॉज नॉट हैप्पी। बट उसने अश्विन को आउट किया और जायसवाल को ललचाया, थोड़ा वाइड बॉल्स की, मतलब कि रिस्क लिया कि बोला कि तुम मारो। ऐसे ऐसे भी किया, भाई बाउंड्री तो मार, व्हाई आर यू लीविंग इट। और यशस्वी जायसवाल भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि कुलदीप यादव से उन्हें स्ट्राइक नहीं मिल रहा था। कुलदीप यादव 1 रन बनाए थे, कुछ 18-20 बॉल खेल चुके थे, तो वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे, और स्कोर को आगे बढ़ाने के चक्कर में आउट हो गए 209। मुझे तो लग रहा था वो अगर थोड़ा अच्छा और खेलते, या फिर वो 1-2 ओवर और सरवाइव कर जाते, जेम्स एंडरसन का वो सेकेंड लास्ट ओवर था शायद, और वो अगर सरवाइव कर जाते तो शायद 250 बना सकते थे और इंडिया 450 क्रॉस कर सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। डिसअपॉइंटिंगली उसके बाद यशस्वी के आउट होने के बाद बुमराह और रेहान अहमद के पहले ही ओवर में आउट हो गए, और उसके बाद मुकेश भी आउट हो गए। कुलदीप नॉट आउट रहे, लेकिन कुलदीप से मतलब कि मेरा यही था कि पॉइंट मैच के पहले कि वॉशिंगटन सुंदर को खेलना चाहिए था, क्योंकि मैं श्योर हूं अगर वॉशिंगटन सुंदर खेलते तो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस टेस्ट मैच 34 नहीं होता, जो कि शुभमन गिल का 34 था। और अब शुभमन गिल तो बोल सकते हैं कि भाई मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हूँ, तुम लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हो, क्यों कंप्लेन कर रहे हो। उसके बाद 4 कैचेस भी ले लिए मैंने। बट या जेम्स एंडरसन ने बहुत गजब की बॉलिंग की, और यशस्वी जायसवाल ने उनको काफी रिस्पेक्ट दिया, लेकिन अंत में उनका विकेट ले ही लिया। और जेम्स एंडरसन का मतलब यार
बॉलर तो है यार, मान गए आज, लेकिन आज उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मतलब कि मुझे भी, मेरा भी कोई मतलब ऐसा आदमी आ जाएगा जो मुझे भी ओवर शैडो कर देगा। यशस्वी को तो ओवर शैडो किया ही, बट मेरे स्पेल को भी ओवर शैडो करने वाला कोई आ जाएगा। इंग्लैंड की इनिंग शुरू होती है, जैक क्रॉली का आज बर्थडे था और वो धमाकेदार स्टार्ट करते हैं प्योर बेसबॉल अंदाज में। शुरू में तो मतलब कि बुमराह के एक ही ओवर में वो 16 रन मारते हैं, मुकेश को तो डिस्पैच ही कर देते हैं। और मेरा यही क्वेश्चन था यार, मुकेश जीरो बना रहा है, मुकेश रन्स खा रहा है, मतलब 5 ओवर में 40 थे उसके कुछ, तो यार क्यों नहीं मतलब वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। डेफिनेटली मतलब कि इंडिया एक पेसर के साथ जा सकती थी इस टेस्ट मैच में, और मुकेश इतना इनफेक्टिव मतलब रहे, मतलब अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है मुकेश का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, मैं तो मानता हूँ इस टेस्ट मैच में। तो डेफिनेटली वॉशिंगटन सुंदर का यहाँ जगह बनता था। वो बात अलग है कि अब इंडिया के लिए सब कुछ सही जा रहा है, और सही जा रहा है क्योंकि बुमराह ने आज वन ऑफ द स्पेल्स ऑफ हिज लाइफ डाला है। और मैं बताऊं ये कोई ऐसा मामूली सिक्स पर नहीं था। बुमराह पे काफी क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं क्योंकि हमेशा शामी और उमेश यादव को होम पिच पे बुमराह से ज्यादा अच्छा बॉलर माना गया है, और बुमराह की इंजरी स्ट्रगल्स रही हैं, इसलिए उनको अवे कंडीशंस के लिए ज्यादा प्रोटेक्ट करते रहे। लेकिन आज बुमराह ने मिडिल ऑर्डर तोड़ दिया इंग्लैंड का, 3 4 5 6। लेकिन मुझे लगता है उसके पहले जो श्रेयस अय्यर का कैच था अक्षर पटेल के बॉल पे, दैट वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुमराह भी थोड़ा डाउन लग रहे थे वो 16 रन खाने के बाद, और मुकेश तो डाउन लग ही रहे थे। जैक क्रॉली बहुत अच्छा खेल रहे थे, इवन दो बेन डकेट आउट हो गए थे, बट जैक क्रॉली वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और वो जो एक रिस्क लिया उन्होंने, जो मिस टाइम हुआ, वो कैच बहुत अच्छा था श्रेयस अय्यर का। ऑल्दो गिल ने 4 कैचेस लिए, बट मेरा फील्डिंग आज अगर किसी को अगर अवार्ड देना है तो मैं श्रेयस अय्यर को दूंगा, क्योंकि वो बहुत टफ कैच था। क्योंकि जैक क्रॉली जिस अंदाज में खेल रहे थे वो गेम ले जाते, मतलब कि उन्होंने अश्विन को स्लॉग स्वीप छक्के जैसे मारे, और जैसा वो खेल रहे थे, उससे क्या होता कि ऑली पोप को भी टाइम मिल जाता सेटल होने का, क्योंकि ऑली पोप भी यही देख रहे थे शुरू में। वो एक्चुअली ये पिच भी थोड़ी डिफरेंट थी, यहाँ पे बाउंस ज्यादा था, तो स्वीप और रिवर्स स्वीप करना इतना इजी नहीं हो रहा था। और ऑली पोप ने 2 3 रिवर्स स्वीप किए जो उन्होंने हैदराबाद में किए थे, वो वाले रिवर्स स्वीप ट्राई किए, बट लगे नहीं, क्योंकि बाउंस बहुत ज्यादा है इस पिच पे, और आप क्रॉस बैटेड नहीं खेल सकते, आपके एज ही लगेंगे, या फिर बहुत ज्यादा वेरिएबल बाउंस है यहाँ पे, कुछ लो रह रहा है, कुछ बहुत हाई बाउंस हो रहा है। हमने देखा कुछ डीआरएस कॉल्स, एक जैसे जेम्स एंडरसन ने यशस्वी को एलबीडब्ल्यू अपील किया था, वो ओवर द स्टंप्स चला गया। वो शायद इंग्लिश कंडीशंस में भी एलबीडब्ल्यू होता, वो नहीं तो। बट उसके बाद क्रॉली काफी अच्छा खेल रहे थे, वो आउट हुए, और पोप को सडनली फिर ये प्रेशर आ गया कि स्कोरबोर्ड मूव करना है। और तभी बुमराह ने उनको पहले तो रूट को बहुत ही अच्छा सेटअप किया। रूट को बुमराह से जब इंटरव्यू लिया गया बुमराह का, तो उन्होंने वही बोला कि रिवर्स स्विंग तो मिल रही थी, बट रिवर्स स्विंग से ये नहीं होता कि बॉलर आउट करके आपको दे देगा, उसमें भी सेटअप करना पड़ता है, विकेट्स के लिए प्लान करना पड़ता है, काफी डिलीवरीज ऐसे डालनी पड़ती है जो बैट्समैन को लगे कि अब वो कंफर्ट जोन में है, या फिर अब वो डाउट में है, उस तरह से उनको लगना चाहिए। और वो चीज में आई थिंक बुमराह बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने जो रूट के साथ ऐसे ही किया, रिवर्स स्विंग दिखाया पूरा कि रिवर्स हो रहा है, लेकिन इन स्विंग होगा या आउट स्विंग होगा ये जो रूट को पता नहीं चल रहा था। एक बॉल उन्होंने स्टंप्स पे डाला, फिर कुछ क्लोजर टू द स्टंप्स डाला, लेकिन जो बॉल से विकेट मिला वो थोड़ा विकेट से दूर डाला था, और जो रूट टच कर गए वो बॉल को शुभमन गिल ने कैच लिया स्लिप में, हालांकि वो भरत का कैच था, बट वेल कॉट शुभमन गिल। और उसके बाद जो आया वो था डिलीवरी ऑफ द डे। मैं तो बोलता हूँ आज तो सिर्फ एक वीडियो सिर्फ उस डिलीवरी पे ही बनना चाहिए, क्योंकि ओलीपोप ने काफी डैमेज किया था इंडिया को 196। उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर अभी भी मेरे ऊपर है, क्योंकि अभी इंडिया 143 रन्स की लीड ले चुकी है, और मुझे भी अभी भी लग रहा है बैसबॉल थोड़ा तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट किया है। और ओलीपोप ने जो लास्ट मैच में इनिंग्स खेला था 190 के लीड के पीछे से आके इंडिया इंग्लैंड ने जीता था टेस्ट मैच, तो उनको आउट करना मतलब कि विद दैट बॉल, व्हाट अ बॉल इट वाज, यॉर्कर था। और आई थिंक थोड़ी देर पहले ही उन्होंने जॉनी बेस्टो को ट्राई किया था वो बॉल, लेकिन जॉनी बेस्टो जस्ट बच गए थे। और बट इट वाज स्पॉट ऑन, मतलब कि रूट के डिसमिसल के बाद जॉनी बेस्टो को एक्चुअली ट्राई किया, लेकिन वो बॉल आउटसाइड द लेग जा रही थी, एलबीडब्ल्यू ऑलमोस्ट। लेकिन ये यॉर्कर जो था
मतलब पोप कुछ समझ ही नहीं पाए, बॉल इतना ज्यादा मूव किया। एक तो बुमराह का जो हैंड पोजीशन यहाँ से जाता है और वहां से मतलब कि जो बॉल मूव की है, इट वाज जस्ट अमेजिंग। मतलब कि बहुत ज्यादा अंदर आई बॉल और बहुत लेट अंदर आई, और पूरी तरह से मतलब कि ओलीपोप चकनाचूर हो गए, स्टम्प्स स्टम्प्स मर्डर हो गए ऐसा लगा। मतलब कि पूरी तरह से स्टम्प्स को बिखेर दिया। मतलब दो स्टंप तो बिखेर दिए, तीसरा भी थोड़ा डामाडोल था, तो तीनों ही स्टंप्स को उन्होंने मतलब कि हिट किया है। उसमें बहुत वेलोसिटी के साथ हिट किया है स्टम्प्स को, और देख के मजा आ गया। वकार यूनिस की याद आ गई, और फास्टेस्ट 150 विकेट्स जो आज स्टैट्स आया कि बुमराह हैज बिकम द सेकंड फास्टेस्ट पर्सन टू टेक 150 विकेट्स, उसमें टॉप पे वकार यूनिस ही थे। लेकिन वकार यूनिस भी वो बॉल देख के सोचे होंगे भाई, मैं सपने में मतलब उन्होंने डाला है काफी अच्छे बॉल, बट उनका भी ड्रीम होगा कि ये बॉल से मुझे आउट करना है बैट्समैन को। और काफी अच्छा बॉल था वो। तो मतलब ओली पोप वाज गॉन, एंड उसके बाद आई थिंक बेस्टो का भी विकेट लिया। शुभमन गिल एक्चुअली टुक अ वेरी गुड कैच, बट मेन रेजिस्टेंस मुझे लगा फोक्स और स्टोक्स से आएगा, क्योंकि ये दोनों बेसबॉल नहीं खेलते हैं। स्टोक्स अपना लिबेरो रोल, जो मैं अभी एक नया वर्ड यूज करने लगा हूँ, लिबेरो जो वॉलीबॉल में होता है, वो डिफेंसिव रोल में होता है जब बाकी लोग अटैकिंग में होते हैं। तो बेन स्टोक्स ऐसा ही काम करते हैं बेसबॉल का, वो एक शील्ड बन के आते हैं और वो टेल के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। और मुझे वही लग रहा था, फोक्स अगर रह जाएंगे तो बेन स्टोक्स कैन एक्चुअली अटैक, लेकिन कुलदीप यादव ने फोक्स को आउट किया। और फिर उसके बाद लेकिन हार्टली गॉट स्टक इन, और हार्टली बेसबॉल खेलते हैं, तो वहां पे स्टोक्स को थोड़ा टाइम मिल गया अपना डिफेंसिव रोल खेलने के लिए, और हार्टली ने थोड़ा अटैक किया। फिर स्टोक्स ने भी कुछ शॉट्स मारने शुरू किए, और अश्विन को कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिल रहा था आज विकेट से। टर्निंग ट्रैक है नहीं है ज्यादा। और बाद में तो इट वाज अनदर मैजिक डिलीवरी बाय बाय बुमराह, और मतलब कि बॉल लो रह गई, लेकिन आई थिंक कोई और फास्ट बॉलर वो बॉलिंग नहीं कर सकता था, वो बॉल को लो नहीं रखवा सकता था जैसे बुमराह ने रखवाया। और यही है जसप्रीत बुमराह की स्पेशल क्वालिटी, एंड टुडेज डे एक्चुअली बिलोंग टू जसप्रीत बुमराह। Yesterday's day may have belonged to Yashasvi Jaiswal, and today's day belong to Jasprit Bumrah totally. और स्टोक्स के डिसमिसल के बाद मतलब लेकिन एक चीज है कि यू नो इंग्लैंड ने अपने टेलेंडर्स के साथ भी 70 रन ऐड कर लिए। एक समय जो मुझे लग रहा था कि शायद 200 या 190 के आसपास लीड रहेगा, वो 143 हो गया। और थोड़ा तो इंग्लैंड प्रोग्रेस कर गई, लेकिन वही है कि ये अभी भी ये पिच काफी अच्छा है बैटिंग के लिए। और इंडिया ने जैसा स्टार्ट लिया है, मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होगा इस बार इंग्लैंड के लिए जीतना। ऑल्दो बेसबॉल में हमने देखा है ऐसे चेजेस होते हैं जिसमें फोर्थ इनिंग्स में ये लोग कुछ भी चेज कर देते हैं, लेकिन इंडिया में जब आई थिंक डे 3 डे 4 पिच टर्न होना अगर शुरू हो गया, तो ये इजी नहीं होगा। और स्पेशली विद जसप्रीत बुमराह इन सच अ रेड हॉट फॉर्म, ये नहीं होगा। लेकिन आज का अगर मैं दिन डिस्कस करूं तो इंडिया के क्रैक्स थोड़े पेपर ओवर हो गए हैं, क्योंकि ना ही कोई बैट्समैन यशस्वी के अलावा अच्छा खेला, और ना ही बुमराह के अलावा कोई बॉलर्स ने खास परफॉर्मेंस दिया। तो ये दोनों जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आए, ये इतने आउटस्टैंडिंग थे कि ये पूरे टीम को कैरी कर गए और इंग्लैंड को डोमिनेट कर गए, विच इज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग टू द लास्ट टेस्ट मैच जहां इंडिया ने डोमिनेट किया था थ्रू टीम एफर्ट्स, क्योंकि वहां पे यशस्वी ने 80 मारा, केएल राहुल ने 80 मारा, जडेजा ने 80 मारा। तो थोड़ा काइंड ऑफ टीम एफर्ट लग रहा था वहां पे। और फिर बॉलिंग में भी अगर आप देखो तो अश्विन, जडेजा सबने चिप इन किया था वहां पे, बुमराह ऑल्सो इनफैक्ट वो भी किए थे। तो वहां पे इंडिया का डे थोड़ा मतलब कि ऐसा था। फर्स्ट डे इट वाज केएल एंड जडेजा, सेकंड डे फर्स्ट डे इट वाज अश्विन एंड जडेजा, सेकंड डे इट वाज केएल एंड जडेजा, फिर बुमराह। लेकिन यहाँ पे फिर पोप आए, फिर हार्टली आए। लेकिन यहाँ पे पूरा आप मतलब पूरा तरीके से बोल सकते हो कि यशस्वी का दिन रहा और बुमराह का दिन रहा। ये दोनों इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रांग थे मतलब। तो इस तरह से क्या हुआ कि इंडिया के जो क्रैक्स थे वो थोड़े पेपर ओवर हो गए हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही, बट स्पेशली बैटिंग में, क्योंकि सहवाग ने एक ऐसा इनिंग्स खेला था गॉल में मेंडिस के अगेंस्ट, जब पूरी बैटिंग स्ट्रगल करी थी 2008 में।
तो उन्होंने 201 बनाए थे और टीम का टोटल बना था 329 और आज भी यशस्वी जायसवाल ने 209 रन बनाए और टीम का टोटल 400 भी क्रॉस नहीं हुआ, 396। और ये ऐसी विकेट थी जहां पे सारे कमेंटेटर्स बोल रहे थे, पिच रिपोर्ट जो भी आई थी सब यही बोल रहे थे कि 500, 550, 600 आराम से बन सकते थे। लेकिन आई गेस इंटेंट के साथ खेलना चाहते थे। और मैं यही बोलूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर को पिक करना चाहिए था। आई थिंक वो बैटिंग में डेफिनेटली वो बहुत पेशेंट बैट्समैन है, उनका 66.25 का एवरेज है और वो बॉलिंग के साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुकेश कुमार ने 6-7 ओवर डाले, लेकिन मतलब कि उन 6-7 ओवर के बाद भी आपको इम्पैक्ट बुमराह से ही मिलना था। ऐसा नहीं है कि आपको पेस अगर इफेक्टिव होने वाला है इंडिया में तो आप दो पेसर खिलाओ। क्योंकि कभी कभी हम उमेश और शामी के भरोसे भी मैच जीते हैं, तो आई थिंक बुमराह ही से इम्पैक्ट आना था और आप सिराज को वैसे भी रेस्ट कर दिए थे क्योंकि सिराज भी डेंजरस हो सकते हैं। तो यू कुड हैव गॉन विथ वॉशिंगटन सुंदर इन दिस टेस्ट मैच। लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज थिंकिंग था इंडिया का, तो नहीं गए। एक और पॉइंट आया है सौरव गांगुली से का, मैंने एक पोस्ट पढ़ा कि शुड डू इंडिया रियली नीड टर्निंग ट्रैक्स, क्योंकि शामी, सिराज, बुमराह ये लोग इतने अच्छे बॉलर्स हैं, उमेश भी है जल, बल्कि उमेश को एक्चुअली स्केपगोट बना दिया गया है डब्ल्यूटीसी फाइनल लॉस का। बट ही इज अ वेरी गुड बॉलर इन इंडियन कंडीशंस। अभी रणजी में 3 मैच में 18 विकेट लेके बैठे हुए हैं। तो सौरव गांगुली का यही आया था, डू वी रियली नीड टर्निंग ट्रैक्स, मतलब कि टर्निंग ट्रैक्स पे तो हम अपने जाल में ही फंस जाते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उससे अच्छा हम क्यों ना सीमर ट्रैक्स बनाए, क्योंकि एक्चुअली हमारा सीम अटैक अभी, अगर सिराज और शामी भी फिट रहते हैं तो हमारा सीम अटैक काफी अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, अश्विन नॉट इवन टेकिंग 1 विकेट, इट्स सच ए रेयर ऑकरेंस की लास्ट ये 2019 में हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट, जब उमेश, शमी और बुमराह ने सारे विकेट्स लिए थे। तो और उसके पहले चेन्नई में कभी 2016 में हुआ था ऐसा कि अश्विन ने बहुत लंबा स्पेल डाला था पर उसको विकेट्स नहीं मिले थे। बट नॉर्मली अश्विन प्लेज अ बिग पार्ट इन इंडिया, लेकिन हमें शायद टर्निंग ट्रैक्स की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि अब हम नॉर्मल ट्रैक्स पे, एक्चुअली बेसबॉल जैसी चीज टर्निंग ट्रैक्स पे ज्यादा सक्सीड करती हैं। तो ये भी मुझे लगा लास्ट टेस्ट मैच से, क्योंकि वो लोग स्वीप और स्लो टर्नर पे वो लोग आराम से स्वीप वीप लगा रहे थे और हमारे बैट्समैन थोड़ा शॉर्ट ऑफ प्लानिंग थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे आई थिंक स्ट्रेट बैटेड शॉट ही सही था और यहाँ पे कोई स्वीप कर नहीं पाया एक्सेप्ट फॉर जायसवाल, जो जिन्होंने मतलब कि 200 अपना मारा 2 स्वीप से। और भाई जायसवाल का इंटेंट तो मानना पड़ेगा। आई मीन आई हैव टू थैंक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एंड राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि आईपीएल में शाइन अगर नहीं करते जायसवाल तो शायद वो इंडियन टीम में नहीं आते। ट्रूली एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर जैसा मतलब कि वो इमर्ज किए हैं। और सारे फॉर्मेट्स में आई होप वो सील कर दे। एक्चुअली अगर आप हमारा पिछला वीडियो जाके देखे, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज में 100 मारा था, तो हमने बोला था ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी आप अगर कुछ 2-3 ओडीआईज भी उनको आप दे देते वर्ल्ड कप के पहले, तो आई थिंक वो शुभमन गिल से ज्यादा बेटर हो जाते। तो एनीवे ये सब तो बात की बातें हैं, बट इट वाज अ ग्रेट डे फॉर इंडिया एंड आई होप द डोमिनेशन कंटिन्यूज। एक चीज तो है, देखिए मैं ऑब्वियसली अपसेट हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेला। और मुझे लग रहा था उसके बिना इंडिया बैटिंग थोड़ा शॉर्ट हो गई। अगर कुलदीप के जगह, मतलब उस जगह मुकेश के जगह अगर वॉशिंगटन खेलते तो कुलदीप के पहले वॉशिंगटन आते, वहां पे यशस्वी को और थोड़ा टाइम मिलता और इंडिया का स्कोर थोड़ा लंबा होता और डोमिनेटिंग पोजीशन में पहुंचती। क्योंकि जब इंडिया 396 पे ऑल आउट हुई तो सारे कमेंटेटर्स यही बोल रहे थे, सारे कमेंटेटर्स, और हमें भी ये लग रहा था, कमेंटेटर्स की तो छोड़ो, हमें भी यही लग रहा था कि इंडिया थोड़ा शॉर्ट है और थोड़ा सब पार रन्स बनाए, मतलब 400 से कम रन थोड़ा सब पार हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन लकीली वैसा नहीं हुआ कि क्योंकि इंग्लैंड भी 253 पे ऑल आउट हो गई। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया नीड टू मेक काउंट ऑफ, मेक इट काउंट ऑन सच पिचेस। और उसके लिए जरूरत है कि आप जितने भरोसेमंद बैट्समैन है, और स्पेशली वॉशिंगटन सुंदर ने 96, 85 ऐसे स्कोर्स, गैबा में 62 ऐसे स्कोर्स बनाए हुए हैं, 66 का एवरेज है, तो आप उनको क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहे हो? एंड ही कैन बी अ वेरी गुड स्पिनर। उनका हाइट देखो तो इंग्लैंड ने जो फिलोसफी अपनाई है टॉल स्पिनर्स की, बशीर और हार्टली के साथ, तो वो चीज वो भी कर सकते हैं। और उन्होंने गैबा में अच्छी बॉलिंग की भी थी। जब वो स्टीव स्मिथ को आउट किया था उन्होंने, एक और विकेट लिया था मुझे याद, तो अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने।
तो उनको खिलाना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम आई एम हैप्पी कि विदाउट केएल राहुल, कोहली, जडेजा, इंडिया अभी ऐसे एक डोमिनेटिंग पोजीशन में पहुंच गई है जहां से हारना ऑलमोस्ट नामुमकिन लग रहा है। मैं नामुमकिन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बेसबॉल एरा में कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, यहाँ से आई एम क्वाइट श्योर कि इंडिया नहीं हारेगी। मतलब अब तो 28 रन, मतलब कि 171 का लीड हो गया है। तो फोर्थ इनिंग्स में अगर, मुझे लगता है इंडिया को आराम से बैटिंग करना चाहिए, 300 एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए 300 पहुंचने का। और उस समय मतलब कि आपका लीड हो जाएगा, जैसा 450 प्लस हो जाएगा, तो आप दे सकते हो डिक्लेरेशन इंग्लैंड को। वैसे डिक्लेरेशन तो देना ही नहीं चाहिए, मतलब ऑल आउट हो जाओ आप। डिक्लेरेशन दो ही नहीं। ऐसा मन में मलाल ही मत रखो कि हमने डिक्लेयर किया और इंग्लैंड ने चेस कर दिया। क्योंकि आप, अगर आपको याद हो तो वो टेस्ट मैच अभी भी हर्ट करता है जो हमने एजबेस्टन में खेला था, शायद। और वो फिफ्थ टेस्ट था, 2-1 इंडिया लीड कर रही थी। आईपीएल की वजह से हम पहले तो खेले नहीं, फिर एक साल बाद आए थे, बुमराह कैप्टन थे उसमें। और उसमें भी हमने ऐसे ही लीड लिया था, ऋषभ पंत की शानदार इनिंग्स, फिर बुमराह और शामी ने अच्छी बॉलिंग की थी। और हमने एक 380 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, लेकिन बेस्टो और रूट ने चेज कर दिया था पूरा बेसबॉल अंदाज में उसको। तो ऐसे तो अगर ये पिच भी अगर ट्रू रही और ब्रेक डाउन नहीं की, वैसे मेरा मुझे उम्मीद है कि ये ब्रेक डाउन करेगी, लेकिन अभी तक ये ब्रेक डाउन की नहीं है ये पिच। तो एनीथिंग कैन हैपन, सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और जितना लंबा खींच सकते हो इस इनिंग्स को खींचो। वेल डन यशस्वी, आप फिर से आ गए बैटिंग करने। हार्डली मुझे लगता है कुछ 20-25 मिनट वो ग्राउंड के बाहर रहे होंगे जब वो कुलदीप और बुमराह खेल रहे थे, और मुकेश खेल रहे थे वो पार्टनरशिप 10-15 मिनट। उसके अलावा पूरे टाइम वो फील्ड पे रहे। एंड इट्स बीन अमेजिंग टू वॉच हिम, रियली privileged as an Indian fan to see the emergence of Yashasvi Jaiswal. Some people are also calling him the real prince, क्योंकि हर फॉर्मेट में उन्होंने इंपॉर्टेंट मैच विनिंग नॉक्स खेला है। सेल्फलेस प्लेयर है, 94 पे छक्का मारते हैं, 190 पे चौका छक्का मारते हैं। ऐसे ही प्लेयर चाहिए हमें, मतलब कि हर इंडियन बैट्समैन को सोचना चाहिए कि भाई मैं यही करूं। यही मुझे केएल राहुल के डिफेंसिव नेचर में, मतलब डिफेंसिव अप्रोच में थोड़ा यही प्रॉब्लम है मुझे, कि वो टेंटेटिव और डरपोक जैसा खेलते हैं, मतलब हर जगह। एंड एटलीस्ट 396 भी इंडिया ने बनाया, लेकिन बहुत इंटेंट के साथ बनाया, ये बात की तारीफ तो मैं करूंगा। क्योंकि 336 रन भी बनाना इतना इजी नहीं होता है, स्पेशली जब आप वो बैसबॉल माइंडसेट पे नहीं हो। तो ठीक है, भरत और अक्षर पटेल ने कट शॉट्स मारे जो कवर पॉइंट पे कैच आउट हो गए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इंटेंट के साथ खेली इंडिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रन्स बने हैं इंडिया के 396, ये आपके बने हैं 3.5 के रन रेट से 112। उसमें आई थिंक लास्ट में थोड़ा इंडिया स्लो स्लो गई थी कुलदीप यादव की वजह से। कल इंडिया ने फिनिश किया था 336 इन 93 ओवर्स, विच इज गुड। 3.5 के भी रन रेट से ज्यादा है। गुड शो इंडिया, देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू गाइस फॉर फॉलोइंग आवर चैनल, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और कल फिर हम मिलेंगे आपसे लंच ब्रेक के बाद, मजा आएगा संडे को देखने में मैच। थैंक यू गाइस, बाय।